हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक सर और मैं अभी आपके लिए लेके आ गया हूं वीडियो जो कि मेरा वेक्टर्स चैप्टर का है। एक्चुअली 11th क्लास का जो सबसे पहले पहले के जो कुछ चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स एक्चुअली इसमें बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना उन चैप्टर की मदद से अगर वो बेसिक चैप्टर्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं तो फिजिक्स में आके पहले ही चैप्टर से जो मेन फिजिक्स स्टार्ट होता है हमारा काइनेमेटिक्स से, काइनेमेटिक्स का पहले ही दिन आपको इस वेक्टर की मदद जरूरत पड़ेगी, फिर डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, मैं हालांकि फिलहाल वेक्टर्स का खाली पार्ट वाला वीडियो बना रहा हूँ, आपको बेसिक मैथमेटिक्स वाला वीडियोस भी मिल जाएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स ये दोनों 11th का फिजिक्स पढ़ने से पहले पूरा क्लियरली और मास्टरी करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वेक्टर के लिए मतलब ऐसे समझ लो कि जब तक फिजिक्स आप पढ़ोगे वेक्टर की आप मदद लोगे ही लोगे। हालांकि मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे जेई वाले। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर को अगर कोई पूछे कि इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन आता है तो नीट में शायद ही एक क्वेश्चन पूछ लेता होगा डायरेक्टली इसी चैप्टर से, वरना जनरली इस चैप्टर से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन शायद ही आते होंगे। But unless until you understand this chapter, this vector chapter and the basic mathematics part chapter, you cannot proceed to study physics in class 11th। क्योंकि 10th में बहुत सारी मैथमेटिकल चीजें हैं जो कि 10th में पढ़े हुए नहीं होते हैं, वो सब 11th 12th के दौरान हम सीखते हैं, है ना। लेकिन 11th और 12th के दौरान तो सीखेंगे ही, उसके लिए फिजिक्स सीखने के लिए पहले ही दिन से कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक चीजें जो हैं वो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है ना। मैथमेटिक्स इज ए टूल टू एक्सप्लेन द लॉस इन फिजिक्स। इसीलिए हमें इस मैथमेटिकल टूल्स को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ना खाली नहीं, इनका बेसिक एप्लीकेशन कहाँ पे कैसे एप्लीकेशन हम फटाक से कर पाएंगे उस बात पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग इस चैप्टर की बेसिक चीजें सीखना स्टार्ट करेंगे। बाद में मैं इसको बहुत अच्छे से कैसे कहाँ पे कैसे कैसे हम अप्लाई कर पाएंगे उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो धीरे से हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे बात है कि ये वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर हम किस सेंस में यूज करेंगे फिजिक्स में वेक्टर्स ना। रियलिटी में हमारे दुनिया में जितने भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर कर पाते हैं, कोई भी चीज, एनीथिंग दैट इज मेजरेबल इज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया मैं बताता हूं आपको, सोचिए। सबसे पहले जो दो कैटेगरी बनाया गया वो दो कैटेगरी है स्केलर और वेक्टर। मतलब कुछ जितने भी फिजिकल क्वांटिटी थे सारे, उनको बोला गया कि इनमें से कुछ क्वांटिटी है जिनको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटी है जिनको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। किसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, किसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, उसका डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। उसी हिसाब से हम लोग अभी बना देंगे। तो क्या बोला गया उसको हम लोग समझते हैं। ये बोला गया कि स्केलर क्वांटिटी किसको ना, ऐसा क्वांटिटी जिसको बोलने के लिए या जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ किसका जरूरत है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। जैसे कि मैं बोला कि मास है ना, एग्जांपल बताता हूं। मान लो कि किसी का मैंने बोला कि मास इक्वल टू 5 kg। इससे आप लोग क्या समझते हैं, मास इक्वल टू 5 kg मतलब हाँ ठीक है उसका मास 5 kg है। कोई पूछता है क्या गोवा में उसका मास कितना है, बॉम्बे में उसका मास कितना है, गुवाहाटी में उसका मास कितना है, ऐसा तो कोई नहीं पूछता। क्योंकि ये मास एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिलने के लिए, कंप्लीट ज्ञान मिलने के लिए मास के बारे में सिर्फ उसका यूनिट मैग्नीट्यूड लिखो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, है ना, उसका वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड लिखो और उसका क्या लिखो, यूनिट लिखो। तो काम हो गया, मेरा मास के बारे में कंप्लीट नॉलेज मुझे मिल गया कि मास उसका 5 kg है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज हैं जो उस क्वांटिटी को क्या करो ना, जैसे कि मैं एग्जांपल में बताता हूं यहाँ पे आपको, मैं रेड में जो लिख रहा हूँ वो एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्लास के दौरान एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जांपल, मान लो कि एक ब्लॉक रखा हूँ, इसके ऊपर इधर लगाया 10 न्यूटन फोर्स, इसके ऊपर इधर लगाया 10 न्यूटन फोर्स, है ना। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, बाद में बताएंगे हम लोग। लेकिन फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 10 न्यूटन, क्लियर है। 10 न्यूटन ऐसे लगा, तो बोला कि सर ये तो 10 न्यूटन है, ये तो 10 न्यूटन है, ठीक है, फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन है ना। फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन कैसे है, क्योंकि
ये 10 न्यूटन जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इसको राइट लेके जाएगा, ये 10 न्यूटन इसको ऊपर लेके जाएगा, दोनों फोर्स का इफेक्ट तो अलग अलग। तो अगर मैं ये दोनों फोर्स को एक ही बात है बोल के बोल दूं तो ये तो सही बात नहीं। इसका मतलब क्या, फोर्स जैसा क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए उसको कंप्लीट नॉलेज, कि फोर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज, तो कितना लग रहा है खाली जानने से नहीं होगा, कौन से डायरेक्शन में लग रहा है वो भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो ऐसे क्वांटिटीज को क्या बोला गया है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ और सिर्फ हम किसको देखते हैं, वैल्यू को, उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड होना चाहिए और यूनिट तो होगा ही, या क्वांटिटी की यूनिट लेस भी हो सकता है कभी कभी। लेकिन जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस क्वांटिटी का डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं जिन क्वांटिटी को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है उसको स्केलर क्वांटिटी, जिन क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है मेरी बात। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, दोनों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अंडरलाइन कर देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होने से काम हो जाता है। अच्छा एग्जांपल लिख दिया हूं मैंने इसका, फोर्स, वेलोसिटी, है ना, इसके एग्जांपल लिखा हूं, मास, लेंथ, टाइम, और भी बहुत सारे हैं। हर बार जब भी हम फिजिक्स में टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हर एक टॉपिक में जो नए नए क्वांटिटीज आएंगे, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, बहुत सारे क्वांटिटी आएंगे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे जितने भी आएंगे उस सारे क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, स्केलर है कि वेक्टर है उसी टाइम में पढ़ेंगे। अभी के लिए कुछ बेसिक क्वांटिटीज है जो मैं लिख दिया हूं, बाकी और भी बहुत सारे क्वांटिटी को मैं बताता रहूंगा। क्लियर है। इसका मतलब अभी हम लोग कुछ लिमिटेड क्वांटिटीज ही नाम जान रहे हैं, बाकी सारे क्वांटिटीज हम चैप्टर के साथ साथ सीखते रहेंगे, है ना, मैं बताता रहूंगा आस्थान में। अच्छा चलिए अभी क्या है ना, वेक्टर क्या होता है हम जान लिए। तो अगर वेक्टर कोई एक है तो उसको हम लोग तो कॉपी में लिखना पड़ेगा ना यार, पढ़ना पड़ेगा कहीं से, है ना, कोई लिखा होगा हम पढ़ेंगे उससे, या हम लिखेंगे कोई दूसरा पढ़ के हमें नंबर देगा, है ना। तो ये पढ़ना लिखने वाला काम हमसे होना चाहिए। इसीलिए वेक्टर को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कि ऐसे दिखाएंगे तो समझ आना हाँ ये वेक्टर है, जैसे ऐसे लिखो तो समझ आता है ये ए है, वैसे वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, रिप्रेजेंट। तो क्या बोला गया ना, दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, उसको सिंबॉलिक भी कभी कभी लिखते हैं। अगर सिंबॉलिक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ना, ये देखो ये हो गया कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल लेटर, और ये क्या हो गया, एरो। तो हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं जिसके ऊपर हम लोग क्या देते हैं, एरो देते हैं, कोई भी वेक्टर के लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, डी वेक्टर, कुछ भी लिखो, कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में दो चीजें होगा, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किधर है वो तो देख के बताएगा, या फिर हम बाद में सीखेंगे कैसे करना है। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे ना, मोड देके। मोड समझते हो ना, मोड मतलब ऐसे दूसरे लाइन देते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं ना। तो ए वेक्टर का मोड ऐसे लिखूंगा कहीं पे तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मतलब उस वाले वेक्टर का वैल्यू कितना है। जैसे फोर्स तो 10 न्यूटन, स्पीड वेलोसिटी होगा तो 5 मीटर पर सेकेंड, जो भी होगा। क्लियर है मेरी बात। इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, सिंबल में ऐसे लिख देते हैं हम लोग। क्लियर। अब अगर मैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके कुछ भी, कैसे ड्रॉ करते हैं ना, एरो ड्रॉ करते हैं, जिस एरो में दो चीजें हैं क्या ना, जिधर होगा डायरेक्शन उधर ही हमें एरो ड्रॉ करना है। मतलब कि मैं अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में भाग रहा हूं तो मैं उसको अगर ज्योमेट्रिकली लग रहा है, मेरा वेलोसिटी को मैं ज्योमेट्रिकली रखना चाहता हूं तो मैं किधर रखूंगा, नॉर्थ की तरफ एरो बना के रखूंगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूं, देखिए ये एरो क्या लिखा हूं, ऊपर लिखा हूं एरो, इसका मतलब बता रहा है कि ये एक फोर्स है जो कि किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। उसके साइड में क्या लिखा हूं, 10 न्यूटन, मतलब ये क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है मेरी बात। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और एरो के बारे में 2 पॉइंट बताया मैंने। क्या पॉइंट सुनो, पहली बात डायरेक्शन अलोंग द एरो, मतलब अभी बताया नॉर्थ, मतलब एरो भी किधर ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ ड्रॉ करेंगे। दूसरा चीज द लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, है ना। एक्चुअली में हम अगर मान लो कि कोई एक वेक्टर का वैल्यू है 1000 न्यूटन का फोर्स, तो क्या हम 1000 मीटर का तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते ना यार, तो हम क्या करेंगे। क्लियर है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि
100 मीटर का लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन कंपेयर जरूर कर सकते हैं। अगर किसी का लेंथ ज्यादा है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसी का लेंथ कम है। जैसे मैं एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल बताया कि दो वेक्टर को मैं ड्रॉ किया हूँ, एक एरो बड़ा वाला इधर, एक एरो छोटा वाला इधर। इसका मतलब क्या है, ये दोनों का डायरेक्शन, इसका इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो देखो ये सेम डायरेक्शन है। तो मैं क्या लिखा, ए वेक्टर और बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, क्योंकि दोनों का एरो सेम दिख रहा है। और किसका लेंथ ज्यादा है, ए का लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। किसी का लेंथ ज्यादा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा ही होगा, तो मैंने ये लिख दिया। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसे लिखते हैं। जैसे और एक मैं बात यहाँ पे बता सकता हूँ आपको, देखिए एक बार मान लीजिए ऐसा लिखा कि दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। क्या लिखूंगा, इसका मतलब क्या, ना ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है कि नहीं? और लेंथ किसका ज्यादा है, ए, और इसका कम। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा ये। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, जो कि इस वाले टॉपिक में हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। मतलब कि आगे हमारे जो जो टॉपिक्स आएंगे वो सारे टॉपिक्स ना इसके बाद से शुरू होते हैं, तो हमें इसके बाद से ध्यान से सारे टॉपिक्स देखने हैं और कैसे कैसे बताते हैं समझने हैं। बाकी ये हो गया मेरा अभी बेसिक आइडिया अबाउट वेक्टर्स एंड इट्स इक्विवेलेंस। तो वेक्टर के बारे में बेसिक नॉलेज ले जाने के बाद जब हमें वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक आइडिया हो गया है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है, डायरेक्शन होता है, कुछ एग्जांपल्स भी हम पता कर लिए। अभी जो हम पढ़ने हैं वो टाइप्स ऑफ वेक्टर, और ये टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर ही हम वी विल लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स। मैं छोटे छोटे हेडिंग डलवाऊंगा अंदर में, है ना, आपको समझ में आएगा कि हाउ आई एम यूजिंग अदर टर्म्स इनसाइड दिस। क्लियर है? इसका मतलब ये है हम इसके अंदर ही सीखेंगे बहुत सारी, मैं बताता हूँ कैसे कैसे। पहले तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये कुछ ऐसे याद रखना कंपलसरी नहीं है, बस कुछ टर्म्स है जो कि क्वेश्चंस में हो सकता है तुम लोगों को डायरेक्टली यूज करते हुए दिख जाए। तो हमें बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि इन टर्म्स के मतलब क्या होते हैं। जैसे कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, एक ही नाम है, मैं इसलिए स्लैश लिखा हूं। पहला हमारा है कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल बात है, जीरो लिखा हुआ है मतलब ऐसा कोई क्वांटिटी वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू ही जीरो है। अगर किसी का मैग्नीट्यूड का वैल्यू जीरो है मान लो, मतलब कि मैं उसको कैसे से रिप्रेजेंट करूंगा, अगर किसी का लेंथ ही नहीं है, रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट, पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। अब लेंथ प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो मैं पॉइंट ही ड्रॉ करूंगा ना, कुछ भी लेंथ ड्रॉ कर ही नहीं पाऊंगा, तभी तो किसी और का मतलब ज्यादा होगा। इसीलिए उसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, डॉट से। तो कोई पूछे सर अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन में क्या लिखूंगा, उसीलिए भी बोला गया कि ये जीरो वेक्टर हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन। ये 3 पॉइंट हमें जीरो वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। जीरो वेक्टर का मतलब है ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट से, और जिसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे, ये हो गया जीरो वेक्टर के बारे में। इसके बारे में कुछ ज्यादा जरूरत है भी नहीं, तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ, बस डेफिनेशन, इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डायरेक्शन आर्बिट्ररी लिखते हैं हम लोग। उसके बाद आए पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, सुनो ना, वेक्टर्स having same direction, तो वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम हो गया, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, यहां पे देखिए आप, दो वेक्टर में ड्रॉ करता हूं, ये हो गया ए वेक्टर एंड अनदर इज बी वेक्टर, सपोज लाइक दिस। एज यू कैन सी, मैं और थोड़ा छोटा बना देता हूं, है ना। एज यू कैन सी दोनों का लेंथ सेम नहीं है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। क्लियर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो मैं पैरेलल लिख दूंगा। ये इसमें क्या लिखूंगा ना, मैग्नीट्यूड हैज नो रोल। इसमें ये बात हमें समझ में आना चाहिए कि इसमें
कोई रोल नहीं है। मतलब मैग्नीट्यूड चाहे दोनों का सेम हो चाहे नहीं हो, किसका बड़ा हो किसका छोटा हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, डायरेक्शन पे। अगर डायरेक्शन सेम हो गया तो मैं उनको क्या बोल दूंगा, पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर है मेरी बात, सबको क्लियर है। दूसरी बात, उसी संदर्भ में पैरेलल के साथ साथ एक चीज आया, इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होता है सुनिए। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या बोला ना, दो चीजें, एक सेम मैग्नीट्यूड, दूसरा एंड सेम डायरेक्शन। दो चीजें होना चाहिए तो हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। क्या क्या, सेम मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए। इसीलिए मुझे अगर इक्वल वेक्टर्स लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे दो एरोस लिखूंगा, है ना। तो दो ड्रॉ कर दिया लाइन में, एक मान लो कि ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। तो जैसे कि दिख रहा है दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, ऐसे ऐसे, और दोनों का लेंथ भी दिख रहा है क्या है, सेम। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो जब डायरेक्शन भी सेम हुआ, मैग्नीट्यूड भी सेम हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, टू वेक्टर्स आर इक्वल। पैरेलल और इक्वल में कंफ्यूज मत होना, पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, इक्वल हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इक्वल में डायरेक्शन सेम होने के साथ साथ दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होना पड़ेगा, सेम। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दो स्टेटमेंट लिखता हूँ, है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, मैं इसको बाद में भी लिख दूंगा आपके लिए। मैं स्टेटमेंट्स लिखता हूँ कुछ, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए कुछ स्टेटमेंट्स, है ना। स्टेटमेंट्स कैसे टाइप के स्टेटमेंट्स, देखिए पहला स्टेटमेंट, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। दूसरा, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल। दो स्टेटमेंट लिखा मैंने, क्या लिखा ना, सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल होंगे। दूसरे में लिखा सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल होंगे। क्योंकि पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, इक्वल का मतलब डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। तो अगर कोई इक्वल है मतलब उसका डायरेक्शन तो सेम है, मतलब क्या वो पैरेलल होना पॉसिबल है, बिल्कुल। इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, ऑल इक्वल आर पैरेलल, दिस इज ट्रू। बट अगर मैं बोलूं ऑल पैरेलल आर इक्वल तो बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि पैरेलल है मतलब डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड से तो उसे लेना देना ही नहीं है। तो वो इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। तो मैं क्या लिख सकता हूं ना, दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट लिखाया गया है इस स्टेटमेंट ट्रू है, बट ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है मेरी बात, ट्रू कौन सा है फॉल्स कौन सा है, कैसे बच्चे समझ में आया। उसी तरह नीचे और दो टाइप के हैं, देख लीजिए आप खुद, क्या लिखा हुआ, एंटी पैरेलल। तो सोच लो एंटी पैरेलल मतलब सिंपली क्या होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन। पता है आपको, मतलब कि ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर इधर हो गया तो भी मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या बोल सकता हूँ, एंटी पैरेलल। यहाँ पे नो रिलेशन विथ मैग्नीट्यूड, फिर से नो रिलेशन विथ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा है तो एंटी पैरेलल बोल देंगे। लेकिन नेगेटिव वेक्टर्स कब बोलेंगे ना, जब डायरेक्शन ऑपोजिट बट सेम मैग्नीट्यूड। दो चीजें, डायरेक्शन ऑपोजिट बट मैग्नीट्यूड सेम, ये एग्जैक्टली वो पैरेलल और इक्वल वाला केस है, समझ रहे ना। मतलब कि पैरेलल में सिर्फ सेम डायरेक्शन, इक्वल में सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड थोड़ी ऑपोजिट हो सकता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा किसी का भी, समझ में आया। तो इसी के ऊपर अगर मैं दो स्टेटमेंट फिर से लिखूं, कौन कौन, एंटी पैरेलल और नेगेटिव, तो सोचिए फिर से क्या लिख सकता हूं मैं, थर्ड स्टेटमेंट ना, ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नेगेटिव। फोर्थ लिख सकता हूं, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। सोचिए फिर से, एंटी पैरेलल अगर हो गया मतलब सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हुआ है, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, तो वो नेगेटिव हो भी सकता है और नेगेटिव नहीं भी हो सकता है। तो
तो ये ऑल एंटी पैरेलल्स आर नेगेटिव क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर ये स्टेटमेंट की बात करूं, ऑल नेगेटिव्स आर एंटी पैरेलल, अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन डेफिनेटली ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको, एंटी पैरेलल। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है मेरी बात। तो मैं आपको बेसिकली कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताया और उसी के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताया, कुछ स्टेटमेंट्स बताए, कैसे स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स हो सकते हैं और ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। ठीक है, इसके दौरान हम लोग एक चीज पढ़े हैं, ये इक्वल वेक्टर जो पढ़े ना, इस इक्वल वेक्टर के ऊपर एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे। उस कॉन्सेप्ट का नाम है पैरेलल शिफ्टिंग। ध्यान से सुनिए, उस कॉन्सेप्ट का नाम है पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। पैरेलल शिफ्टिंग, सोचो कि मैं बोलूं कि मेरे यहाँ पे एक वेक्टर है ऐसे, दिस इज ए वेक्टर, दिखाई दे रहा है, ये ए वेक्टर हो गया। ठीक है, अगर ये ए वेक्टर हो गया, मैं बोलूं कि ए वेक्टर को इक्वल एक वेक्टर ड्रॉ करना है मुझे, तो मैं बोला कि यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, ड्रॉ किया, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। क्लियर। वैसे मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। मतलब मैं एक वेक्टर के कितने इक्वल वेक्टर्स ड्रॉ कर सकता हूं, इनफाइनाइट, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता हूं। कंडीशन ये होना चाहिए कि इसका जितना मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नीट्यूड उतना रखना पड़ेगा मुझे, और इसका जो डायरेक्शन है इसका डायरेक्शन में मुझे वही रखना पड़ेगा, तभी मैं जो भी वेक्टर ड्रॉ करूंगा वो इसको इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब मैं यह बोल सकता हूं कि अगर इस वेक्टर को मुझे कहीं और लेके जाना है तो मैं कैसे लेके जाऊंगा बताइए, कैसे लेके जाऊंगा ना, और कहीं पे भी मुझे जो इक्वल वेक्टर ड्रॉ करना है, मैं इसको अगर ऐसे पैरेलली शिफ्ट करूं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ बिना चेंज किए अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूं, तो क्या मैं दुनिया का कोई भी जगह में ये वेक्टर को लेके जा सकता हूं पैरेलली शिफ्ट करके। ये प्रॉपर्टी होता है वेक्टर का, जिसको पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं। तो पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए और इसको नोट कर लीजिए। We can parallelly shift a vector to anywhere in this universe without changing its magnitude, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। ऐसा क्यों कर पाते हैं समझ में आया, ऐसा इसीलिए हम कर पाते हैं पैरेलल शिफ्टिंग क्योंकि हम लोग इक्वल वेक्टर्स कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ क्यों करना है, इसको पैरेलली हम शिफ्ट करेंगे, इसीलिए बोला गया ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ without changing its magnitude to anywhere on this universe। कोई भी जगह को मैं इसको पैरेलल करके शिफ्ट करा सकता हूं, मतलब मुझे मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना है। ये इक्वल वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स में आता है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना पड़ेगा कि भाई मैं वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि कई जगह ऐसे होगा कि उधर कोई फोर्स लग रहा है, इधर कोई फोर्स लग रहा है, एक साथ दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो दोनों को हमें एक साथ लिखना पड़ेगा, तभी जाके हम दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गया ये? तो ये कुछ टाइप्स के वेक्टर हैं, मैं लिखा दिया हूँ, सारे के डेफिनेशन, सारे के एग्जांपल, आप अच्छे से वीडियो पॉज करिए, सारा चीजें लिख लीजिए एक बार। पैरेलल शिफ्टिंग क्या है मैं डिटेक्ट कर दिया, फिर एक बार बता देता हूँ। We can shift a vector parallel to itself without changing its magnitude to anywhere on this universe। हम कहीं पे भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन सेम रख के और उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना करा के। क्लियर है? तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स और कुछ और चीजें आपको सिखाता हूँ। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग काफी टाइप्स सुने, इक्वल, नेगेटिव, एंटी पैरेलल, बहुत कुछ सुने, और भी कुछ टाइप्स हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ बीच बीच में, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट सीखा इससे पहले, थोड़ी देर पहले, पैरेलल शिफ्टिंग, मतलब हमें वेक्टर को पैरेलल, इसको पैरेलल करके खाली मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, बाकी दुनिया की कोई भी जगह पे हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अभी जो है कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो है एंगल कैसे ढूंढना है, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर है तो उनका डायरेक्शन तो होगा ना यार, कोई इधर डायरेक्शन में कोई इधर डायरेक्शन में, तो एंगल उनके बीच में कुछ तो एंगल होगा ना,
उसको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है ना, उसके लिए ट्रिक लिखा गया। क्या ट्रिक लिखा गया सुनिए अच्छे से। ये बोला गया कि जो दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना होगा, उन दो वेक्टर्स को कैसे रखो ना, टेल टू टेल। अब ये टेल क्या हो गया भाई, उसके लिए नीचे लिखा गया कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, है ना। तो एक एरो का हेड वाला पार्ट आएगा और एक ये छोटा वाला पार्ट आएगा। ये हेड वाला पार्ट को हेड ही बोलते हैं, वो हेड है, जिधर डायरेक्शन है मतलब उधर हेड है उसका। लेकिन ये उसको क्या बोलते हैं, इसको टेल। मैं थोड़ा गलत लिख दिया हूँ यहाँ पे, टेल लिख दिया हूँ तो मैं कर देता हूँ, उसको टेल बोलते हैं इसको, ये छोटे वाले एंड को जो खाली रहता है। तो क्या करो ना, जब भी एंगल निकालना होगा ना दो वेक्टर के बीच में, तो उनको कैसे अरेंज करो, टेल टू टेल। जैसे मैं नीचे में कुछ अरेंजमेंट लिखा हूं, देखो क्या ये टेल टू टेल रखा है, सोचिए आप, ये बी वेक्टर का टेल है लेकिन वेक्टर का हेड है। लेकिन बाकी के दो को देखो, इसको देखो, बी का टेल, ए के टेल, इधर ए का टेल, बी का टेल। तो ये मेरा रॉन्ग अरेंजमेंट है, दिस इज रॉन्ग अरेंजमेंट, दिस इज माई रॉन्ग अरेंजमेंट। क्लियर है, ये रॉन्ग अरेंजमेंट है ना, लेकिन ये दोनों राइट अरेंजमेंट है। ठीक है, अगर राइट अरेंजमेंट है तो एंगल कैसे निकालेंगे ना, बोला गया ना, द स्मॉलेस्ट एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू। जितने भी एंगल बनेंगे उसमें से हमें कौन सा एंगल चूज करना रहेगा, हमें स्मॉलेस्ट एंगल। कौन सा एंगल, स्मॉलेस्ट, मतलब जितने भी एंगल बनेंगे उसमें से छोटा वाला। समझ में आ गया। अब कैसे छोटा वाला, देखिए जैसे कि ये दोनों को जब मैं टेल टू टेल रखा तो मैं बोला कि ये एंगल थीटा है, तो कोई बोला सर ये वाला एंगल भी तो है, अब इस एंगल को बोल दिया, इस वाले एंगल को बोले नहीं। मैं बोला सही बात है यार, लेकिन हमारा रूल क्या बोलता है कि भाई छोटा वाला लेना है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो क्या लिखूंगा, थीटा। समझ में आ गया सबको, क्या लिखूंगा मैं, थीटा लिखूंगा। कैसे थीटा लिखूंगा, क्योंकि थीटा स्मॉलेस्ट एंगल है, तब जब मैं दोनों वेक्टर को कैसे रखता हूं, टेल टू टेल। क्लियर है मेरी बात। अब इस वाले एग्जांपल में देखिए, जैसे कि ए और बी को मैं टेल टू टेल रख दिया हूं, जैसे मैं ए को बी को टेल टू टेल रख दिया तो दो एंगल बनते हैं, एक 1 एंगल बनता है और एक 2 एंगल बनता है। तो अगर मैं पूछूं कि वेक्टर के बीच में एंगल 1 वाला सही है कि 2 वाला, तो हम कौन सा चूज करेंगे, 2 वाला। क्यों 2 वाला चूज करेंगे, समझ में आया, क्योंकि हमें हमेशा कौन सा एंगल चूज करना चाहिए, स्मॉलेस्ट ऑफ द टू। दोनों में से जो छोटा सा एंगल होगा हम उसी को हमेशा चूज करेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज हो गया, एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो अगर मैं अभी बात करूं कुछ और इसके बारे में रियलिस्टिक चीजें, जो कि हमें फिजिक्स में काफी रियलिटी में जरूरत पड़ेंगे, कि यूजिंग पार्लेट मुझे यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दिया कि एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में है, और एक वेक्टर है बी वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में है। तो अभी टेंशन हो गया, क्या बोल रहे हैं ना, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पूछ रहा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये पूछ रहा है आपको, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये क्या बात हुई, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर तो अलग अलग दिया हुआ है यार, और हम कभी तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारा दोनों वेक्टर किससे ना आए, टेल टू टेल। तो क्या करना पड़ा ना, मुझे याद आया कि हाँ भाई मैं पैरेलल शिफ्टिंग सिखाऊं। पैरेलल शिफ्टिंग मतलब मैं एक वेक्टर को शिफ्ट तो करा ही सकता हूं, तो या तो बी को शिफ्ट करके ए के पास ले जाऊंगा, या तो ए को शिफ्ट करा के बी के पास ले आऊंगा। तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर बी को शिफ्ट करता हूं, सोचिए, तो बी को कैसे शिफ्ट करूंगा, पैरेलल, मतलब ये अगर ऐसा है तो इसको ऐसे ही शिफ्ट करूंगा, और ऐसे शिफ्ट करना है मुझे कि वो ए के साथ कैसे आ जाए, टेल टू टेल। क्लियर हो रहा है मेरी बात। तो सोचिए इसको अगर सोचिए कि अगर ये बढ़ा होता तो ये ऐसे कुछ आता है कि नहीं मेरी बात। तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा कि बी को शिफ्ट करना पड़ेगा ए के पास, और वो शिफ्टिंग भी ऐसा होना चाहिए कि ए और बी का टेल पास पास में आए। तो सोचो मैंने बी को से पकड़ा, ऐसे यहां तक ले गया, शिफ्ट करा दिया यार। जैसे शिफ्ट करा दिया तो क्या हो गया, मेरा जो बी यहाँ पे था वो बी अभी मुझे यहाँ पे दिखने लगा,
ये मेरा बी वेक्टर हो गया। सोचो ये एंगल जितना था ये एंगल उतना आता, तो ये एंगल आ गया 15। क्लियर है मेरी बात। अब ये 30, तो ये कितना बचेगा 60। तो ये टोटल एंगल क्या हो गया मेरा, देयरफॉर एंगल बिटवीन ए एंड बी 60 प्लस 15 कितना 75 डिग्री। सिंपल बात है। तो ये एक रियल लाइफ चीज है जिसमें मैं सिखाया कि जरूर नहीं है कि हमेशा तुम्हें ऐसे गिवन हो कि दो वेक्टर टेल टू टेल है, गलत है। दो वेक्टर अगर इधर उधर कहीं पे भी गिवन हो तो हम पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या करेंगे ना, हम दोनों वेक्टर को टेल टू टेल लाने की कोशिश करेंगे। फिर जो भी एंगल के हमें गिवन होंगे उसी के दौरान हम लोग को देखना पड़ेगा कि एंगल टोटल कितना आ रहा है, वो ज्योमेट्री है ना। ये हो गया मेरा कैसे निकालते हैं यूजिंग पैरेलल शिफ्टिंग। इसमें एक चीज बोला गया कि ये जो दो वेक्टर के बीच में मैं एंगल निकाल रहा हूं वो कुछ भी आ सकता है यार, है कि नहीं, कुछ भी आ सकता है ना। जैसे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोल दिया। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या बोल रहा है सुन लो ना, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 हो गया तो वो क्या हो जाएंगे ऑर्थोगोनल। सिंपल सी नाम है खाली, ऐसे कहीं पे यूज नहीं होता है, बट ऑर्थोगोनल फोर्सेस ऐसे बोलता है कभी कभी। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर दो फोर्स के बीच में, दो कोई भी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलेंगे। इसमें और ये एग्जांपल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं ना कुछ चीजें यहाँ पे लिखा देता हूँ, आप बॉक्स कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर पैरेलल वेक्टर हो गया, पैरेलल या फिर इक्वल वेक्टर हो गए तो एंगल का वैल्यू कितना आएगा दोनों के बीच में। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, एक इधर है उसके ऊपर और एक इधर ही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो हमें थीटा को कितना लेना पड़ेगा 0 डिग्री। जब भी दो वेक्टर पैरेलल बोल दिया तो आंख बंद करके उनके बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। अगर बोला एंटी पैरेलल या फिर नेगेटिव वेक्टर बोल दिया, एंटी पैरेलल या फिर नेगेटिव, तो मतलब एक इधर एक इधर, तो उनके बीच में एंगल कितना आएगा 180 डिग्री। तो एंगल कितना 180 डिग्री, जिसको हम पाई से लिखते हैं, है ना। हम थोड़ा ज्यादा जीरो और पाई के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, अच्छा आदत होता है ना। 30 वाटी वो क्लास 10 तक हो गया हमारा, थोड़ा आदत डालेंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं। क्लियर है। तो मैं बेसिकली सिखा दिया आपको कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग भी यूज करके कैसे करते हैं। उसके बाद दो डेफिनेशन बताया आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का। कोई भी अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम दोनों को बोल देंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है। उसके बाद बताया कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल हमें कितना लेना है 0 डिग्री। अगर कोई दो वेक्टर एंटी पैरेलल या नेगेटिव है तो उनके बीच में एंगल हमेशा कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये हो गया मेरा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के बारे में। और कुछ छोटे छोटे टाइप्स के वेक्टर्स हैं, आप लिख लीजिए, मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूं, आप लिख लीजिए इसको, छोटे छोटे टाइप्स में बता देता हूं। तो हम लोग एंगल की बात कर लिए, ये मैं यहाँ पे कुछ बेसिक टाइप्स हैं, ये इनका यूज कहीं पे है नहीं, बट सिंस डेफिनेशंस दिए रहते हैं ऐसे बुक्स में, इसीलिए मैं ले आया हूँ आपके लिए। इतना डेफिनेशंस भी आप देख लीजिए। सिंपल सी बात है, कोलिनियर वेक्टर्स, हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पढ़े हैं। कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या होंगे ना, वो वेक्टर जो कि सिर्फ एक ही लाइन में होंगे, मतलब या तो वो पैरेलल हो सकते हैं या तो वो एंटी पैरेलल हो सकते हैं, एक ही लाइन में होने चाहिए, है ना बेसिकली। तो कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे द वेक्टर दैट आर लाइंग अलोंग द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। तो इधर पैरेलल वेक्टर्स कैन बी कोलिनियर और एंटी पैरेलल वेक्टर्स कैन बी कोलिनियर, क्योंकि कोई और डायरेक्शन में हो जाएगा तो फिर नहीं, मतलब कि वही है कि एक ही लाइन में होने चाहिए, सेम डायरेक्शन वाले ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वो एक ही लाइन में आते हैं। तो जनरली कोलिनियर वेक्टर्स मतलब इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल, है ना। उसके बाद है को इनिशियल, नाम से ही पता चल रहा है भाई सेम इनिशियल पॉइंट होने चाहिए। आपके सामने एग्जांपल ए बी सी, को इनिशियल वेक्टर्स। उसके बाद है को प्लानर वेक्टर्स। को प्लानर वेक्टर्स मतलब क्या है ना, ऑन द सेम प्लेन, जैसे कि ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इस प्लेन के ऊपर मैं कहीं पे भी ड्रॉ करूं वेक्टर्स, वो सारे के सारे एक ही प्लेन में आ गए, इसीलिए वो सारे वेक्टर्स को मैं क्या बोल दूंगा को प्लानर वेक्टर्स। ये कुछ ऐसे बेसिक टाइप्स हैं, इससे ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट कुछ है नहीं, नाम बस है, तो मैंने बता दिया हूं। और जो सबसे दो इंपोर्टेंट टाइप्स के वेक्टर हैं, सबसे इंपोर्टेंट, एक यूनिट वेक्टर में लिखा हूं और एक पोजीशन वेक्टर, है ना। ये दो टाइप्स के वेक्टर हैं, और ये दो जब हम समझ जाएंगे तो हम वेक्टर का बेसिक पार्ट क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। क्लियर है। तो ये हमारा आज था वेक्टर का कंप्लीटली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कुछ रिप्रेजेंटेशन, एंगल, पैरेलल शिफ्टिंग,
कुछ जैसे बेसिक टर्म्स को हम लोग पहचाने और बेसिक टर्म्स के बारे में डेफिनेशन जाने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे कि व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, और हाउ द वेक्टर्स रिजोल्यूशन इज डन।